Hello everyone, myself Shikha Chandral and I am tutor at Shri Rawatpura Sarkar Institute of Nursing, Mandla. And my today's topic is acute glomerulonephritis, जो कि यूरिनरी सिस्टम से बिलोंग करता है और यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है. So in my previous video I am briefly explained about urinary system and its organ. So इसका जो मेन ऑर्गन है किडनी एंड जो सपोर्टिव ऑर्गन है यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, उनके बारे में मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था. सो इन दिस वीडियो यू कैन सी दिस डायग्राम. इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इंटरनल किडनी का, यहाँ पर ये देखिए नेफ्रॉन्स हैं. तो किडनी के अंदर बहुत सारी संख्या में, लाखों की संख्या में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. इन नेफ्रॉन्स का काम ये होता है कि यहाँ पे ये देखिए रेड कलर में अनफिल्टर्ड ब्लड, जो अनफिल्टर्ड ब्लड है जो हमारी होल बॉडी से कलेक्ट होकर किडनी में आता है फिल्ट्रेशन के लिए. एंड देन ब्लू कलर में जो ट्यूब आप देख रहे हैं वो आर्टरी है और इससे फिल्टर होकर जो प्योर ब्लड है वो यहाँ से हमारी होल बॉडी में सप्लाई होता है. सो ये जो रीनल वेन है इसके थ्रू जो ब्लड है वो किडनी में आता है. किडनी में आने के बाद नेफ्रॉन्स में आता है. यहाँ पर आपको रेड कलर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्लोमेरुलस का है. यहाँ पर ब्लड आने के बाद इसी के थ्रू फिल्टर होकर और ये नेफ्रॉन से सर्कल आउट होकर, नेफ्रॉन से ट्रांसफ़र होकर और फिर ये डायरेक्ट यूरेटर्स में जाकर और यूरिथ्रा एंड ब्लैडर के थ्रू पास आउट हो जाता है. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है, नेफ्रॉन से नेफ्रॉन में फिल्टर होता है एंड देन जो रिमेनिंग पार्ट होता है ब्लड का जो प्योर होता है वो रिटर्न कर दिया जाता है रीनल आर्टरी के थ्रू. सो हमारी जो डिजीज़ है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा. ग्लोमेरुलो मीन्स ग्लोमेरुलस एंड नेफ्राइटिस मीन्स नेफ्रॉन्स. तो ग्लोमेरुलस एंड नेफ्रॉन्स का जो इन्फेक्शन है वो कहलाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन है. ग्लोमेरुलस एंड नेफ्रॉन का जो इन्फ्लामेशन है वो ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस कहलाता है. इसके अंतर्गत इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के कारण ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं और वो जो चेंजेस होते हैं वो इन्फ्लामेटरी चेंजेस होते हैं. ग्लोमेरुलस में बहुत सारे इन्फ्लामेटरी चेंजेस शो होते हैं. मींस ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन कॉज हो जाता है और ये दोनों किडनी में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट में भी एंड राइट में भी. दोनों किडनी में ये जो ग्लोमेरुलस का इन्फेक्शन है एक ही टाइम पे दोनों में शो होता है और बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस है ये, क्योंकि हमारी बॉडी में हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी का होता है और अगर उसी के स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो हमारा ब्लड प्रॉपरली फिल्टर नहीं होगा, उसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी. जैसे हमने लास्ट डिजीज़ पढ़ी थी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसमें जो प्रोटीन था वो बहुत अधिक मात्रा में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा था और जो वेस्ट मटेरियल थे वो हमारी बॉडी में ही थे. तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी अब नॉर्मल फंक्शन करने लगती है. दैट्स वाई ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इलनेस है इन विच ग्लोमेरुलस एंड जो नेफ्रॉन्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है. सो देखिए ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस की जो डेफिनेशन है एक्यूट, ये जो ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस है 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूट एंड सेकेंड इज क्रोनिक. एक्यूट वर्ड मीन्स कम, तो कम इन्फेक्शन होना, नाम से ही समझ में आ रहा है. एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मीन्स कम इन्फेक्शन. इसकी उत्पत्ति सडन होती है, अचानक से ही होती है, सिम्टम्स हमें नज़र नहीं आते हैं एंड जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हमें फिर इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं. स्टार्टिंग में हमें कोई सिम्टम नज़र नहीं आते हैं और फिर एकदम से हमें सडन इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं. कुछ केसेस में यह इंसीडियस भी हो सकता है. इंसीडियस मीन्स कि सिम्टम शो ना करना, बिना सिम्टम्स शो किए और डिजीज़ बॉडी में कॉज होते रहना इंसीडियस कहलाता है. सो विदाउट सिम्टम्स शो किए अगर कोई डिजीज़ हमारी बॉडी में अकर हो रही है तो उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है हमें, क्योंकि कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं और डिजीज़ कॉज होती रहती है. सो वो एक सीवियर स्टेज में पहुंच जाती है
और ये जो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है और इस इन्फेक्शन के 2 से 3 सप्ताह बाद हमें सिम्टम्स शो होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसकी उत्पत्ति सडन होती है, अचानक से ही हमें पता चलता है कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है और ये जो है ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है। सेकेंड है क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो बहुत समय बाद कॉज होता है और लंबे समय तक चलता है। इसकी उत्पत्ति इंसीडियस होती है। इसकी उत्पत्ति इंसीडियस मीन्स इसमें भी साइन सिम्टम्स का पता हमें नहीं चलता है और जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर स्टेज में पहुंच जाता है। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और यह एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के बाद होता है। अगर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वो स्टेज आगे जाकर क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कन्वर्ट हो जाती है और इसके कारण किडनी टोटली डैमेज हो जाती है। सो अगर हम इसके कॉज की बात करें, रिस्क फैक्टर्स की बात करें, तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से जो कॉज होता है उसके 2-3 सप्ताह बाद ही हमें उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं और फिर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ हुई है। उसके पहले कोई भी सिम्टम्स हमें शो नहीं होते। नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में हमें न्यूमोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है, मीजल्स वायरस के थ्रू हो सकता है, मम्स वायरस के थ्रू एंड साइटोमेगालो वायरस के थ्रू। बिकॉज हम पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं और ये जो वायरस हैं ये बच्चों में बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। बच्चों को बहुत जल्दी अफेक्ट करती है ये वायरस। जैसे मीजल्स, मम्स, न्यूमोकोकल, ये बच्चों में इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये बहुत ही जल्दी अटैक करते हैं बच्चों में और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसी डिजीज़ कॉज करते हैं। थर्ड वन इज एमिलॉइडोसिस। एमिलॉइडोसिस मीन्स होता है ये एक स्किन डिजीज़ है जिसमें स्किन्स में छोटे छोटे स्कार हो जाते हैं और उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, देखिए जूम करके दिखा रही हूँ मैं। ये स्किन है, लेग की स्किन है। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स कॉज हो गए हैं जिनके अंदर फ्लूइड भरा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। हमारी स्किन में ही अगर इसका फ्लूइड बाहर निकल जाए तो ये उस जगह पर भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। एंड फोर्थ वन इज पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा। पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा में भी जो हमारी स्किन होती है, आउटर स्किन, उसमें बहुत सारे नोड्यूल्स कॉज हो जाते हैं जो पेन भी होता है जिसमें एंड रेडनेस भी कॉज होती है। पेन भी सीवियर पेन होता है एंड रेडनेस भी बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसा कि देखिए आप इस इमेज में, यहाँ पर पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा हुआ है पेशेंट को, जिसमें रेड कलर के रैशेज आपको शो हो रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा सीवियर पेन के साथ अराइज होते हैं एंड इसमें रेडनेस बहुत ही बड़े एरिया को कवर करती है और पेन तो अल्टीमेटली होता है। सो नेक्स्ट वन इज हैवी यूज ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अगर हम NSAID ड्रग्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जो कि इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए की जाती है यूज़, अगर इन ड्रग्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो भी एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये मेन 5 कॉज थे जो कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लिए बहुत ही ज़्यादा सीवियर कॉज हैं जिनके होने से एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एज अ कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकता है। इन्फेक्शंस में आप इंक्लूड कर लीजिए न्यूमोकोकल, मीजल्स, मम्स एंड साइटोमेगालो वायरस को, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से एमाइलॉइडोसिस एंड पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा एंड हैवी यूज ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। सो नेक्स्ट वन इज, इसमें कौन कौन से साइन सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण हमें शो होते हैं। तो फर्स्ट है यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, ओलिगोयूरिया जिसे कहा जाता है मेडिकल टर्म में। तो यूरिन आउटपुट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। मतलब वो जो हमारी जहाँ से फिल्ट्रेशन का काम होता है हमारी बॉडी में, अगर फिल्ट्रेशन ही प्रॉपर नहीं होगा तो उससे जो निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है वो भी प्रॉपरली नहीं निकल पाएगा एंड यूरिन प्रोडक्शन उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। दैट्स वाई जो यूरिन का प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट वन इज, अगर यूरिन पास आउट हो भी रहा है तो
जो हमारा फिल्ट्रेशन है, जो हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का वर्क करता है, वो जो छलनी है, चलनी जिससे फिल्ट्रेशन का वर्क होता है, अगर उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ गई है तो वो अपना काम प्रॉपरली नहीं करती है। तो उसके साथ अगर यूरिन पास आउट हो रही है, फिल्टर होकर अगर यूरिन निकल भी रही है, तो उसके साथ ब्लड आता है, ब्लड के साथ यूरिन पास आउट होती है, जिसे हेमेचूरिया टर्म कहते हैं। नेक्स्ट वन इज यूरिन के साथ प्रोटीन भी बहुत अधिक मात्रा में आता है, जिसे प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। और जो यूरिन का कलर होता है डार्क कोका कलर में प्रेजेंट होती है, बिकॉज उसमें ब्लड प्रेजेंट है। और प्रॉपरली जो वेस्ट मटेरियल निकलने चाहिए वो फिल्टर के प्रॉपरली काम ना करने की वजह से वो नहीं निकल पाते हैं, इसलिए जो यूरिन का नॉर्मल कलर है उससे चेंज होकर वो डार्क कोकोआ कलर में हो जाती है, रेडिश ब्राउन कलर में हो जाती है। नेक्स्ट वन इज हाइपरटेंशन होगी। अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, एडिमा होता है, तो फिर हमारी बॉडी में हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज फीवर एंड चिल्स होगी, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड एनोरेक्सिया होगा। नेक्स्ट हमें इसकी अगर डायग्नोसिस करना है तो सबसे पहले हमें पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग लेना पड़ेगा, उसकी पूरी हिस्ट्री लेंगे हम, एंड देन उसका फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो, देन उसका यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे। यूरिन एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले हम यूरिन का कलर, यूरिन का अमाउंट कि कितने अमाउंट में यूरिन वन डे में प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन यूरिया एंड हिमेचूरिया का परीक्षण करेंगे कि किस लेवल तक प्रोटीन यूरिया एंड हिमेचूरिया प्रेजेंट है बॉडी में। एंड फोर्थ वन इज पीएच एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो यूरिन की पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसकी, वो चेक करना है कि वो ज़्यादा है या कम है। जो यूरिन का पीएच होता है वो एसिडिक होता है, जो हमारी यूरिन होती है वो एसिडिक होती है, 6.4 जो यूरिन का पीएच होता है। नेक्स्ट है ब्लड एग्जामिनेशन। हम ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक करना है, यूरिया लेवल चेक करना है एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल को चेक करना है। एंड देन हम रीनल अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। रीनल अल्ट्रासोनोग्राफी, रीनल वर्ड यूज़ किया जाता है किडनी के लिए, तो हमें किडनी की यूएसजी करनी है। उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी शो करने के लिए, क्या एबनॉर्मेलिटी है इसका पता लगाने के लिए हमें रीनल मतलब किडनी की यूएसजी करनी है। नेक्स्ट, इस डिजीज से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं? तो फर्स्ट है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंसिव एनसेफेलोपैथी, इंक्रीज्ड आईसीपी, आईसीपी मीन्स इंट्राक्रैनियल प्रेशर, पल्मोनरी एडिमा, रीनल फेलियर में ऑल्सो अकर। सो किडनी डिजीज जो होती है, हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो वो डायरेक्टली हमारी किडनी को अफेक्ट करती है, यूरिनरी सिस्टम को एंड एंडोक्राइन सिस्टम को। सो दैट्स वाई अगर किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली हमारे हार्ट को अफेक्ट करती है, इसलिए कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपरटेंशन होती है जैसे कि हमने साइन सिम्टम्स में पढ़ा। एंड थर्ड वन इज इंक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर। इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है बिकॉज हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम प्रॉपरली नहीं होता है। फ्लूइड जितना निकलना चाहिए हमारी बॉडी से, जितना एक्सक्रीट आउट होना चाहिए उतना नहीं होता है, इसलिए हमारी बॉडी में जो फ्लूइड का लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी का इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। थर्ड वन इज पल्मोनरी एडिमा। हमारी बॉडी में एडिमा कॉज हो जाता है, वो भी पल्मोनरी जो वेन और आर्टरीज होती हैं जहाँ से ब्लड सप्लाई होता है, उस आर्टरी और वेन में एडिमा कॉज हो जाता है, मतलब स्वेलिंग, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट, अगर इस डिजीज़ को ट्रीट नहीं किया गया या बहुत लंबे समय तक क्रोनिक एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर हमारी बॉडी में बना रहा तो इससे रीनल फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इसके लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से मेडिकल मैनेजमेंट किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट है, जैसे कि हमने कॉज में पढ़ा था, इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है, दैट्स वाई हम उसके लिए एंटीबायोटिक थेरेपी यूज़ कर सकते हैं जिसमें सिप्राफ्लॉक्सासिन एंड ओफ्लॉक्सासिन। सेकेंड वन इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। हमने साइलेंट सिम्टम्स में पढ़ा था कि हाइपरटेंशन भी कॉज होता है एंड कॉम्प्लिकेशंस में भी पढ़े। तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने के लिए हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज़ करनी है। तो नेक्स्ट वन इज डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स एडिमा को कम करने और यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है एंड डायूरेटिक ड्रग के थ्रू हम हाइपरटेंशन को भी कम कर सकते हैं। डायूरेटिक्स एडिमा को कम करने के साथ साथ यूरिन फ्लो को भी बढ़ाती है। अगर हमारी बॉडी में एडिमा
कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारी बॉडी में जो कंटेन फ्लूइड है वो कम होगा तो जो हमारा यूरिन आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है एंड हाइपरटेंशन भी उससे कम हो जाती है। तो अधिकतर उसके लिए फ्यूरासेमाइड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक ड्रग्स, जो फीवर कॉज हो रहा था, सिम्टम्स में हमने पढ़ा डिजीज़ की वजह से जो फीवर कॉज हो रहा था उससे ट्रीट करने के लिए हम एंटीपायरेटिक्स ड्रग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स का यूज़ पेन को रिलीव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमने इसका मेडिकल मैनेजमेंट कर लिया। नेक्स्ट एज अ नर्स हमें नर्सिंग मैनेजमेंट करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमारी जो प्रोसेस होती है वो असेसमेंट की होती है, पेशेंट को असेस करने की। तो हम सबसे पहले पेशेंट का वाइटल साइंस एंड उसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। सबसे पहले हम उसके वाइटल साइंस चेक करेंगे। वाइटल साइंस में 5 चीज़ें आती हैं जो आपने अपने प्रीवियस ईयर्स में पढ़ ली होंगी। हम उसका जनरल हेल्थ स्टेटस चेक करेंगे एंड फिर हम उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखेंगे, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम उसकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं। ये हमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों लेना है। जो हम देख पा रहे हैं वो भी और जो पेशेंट बता रहा है वो भी, हमें मतलब जितने भी साइन सिम्टम्स हैं सबको नोटिस आउट करना है और उनकी सीवियरिटी चेक करनी है कि कौन सा सिम्टम किस सीवियरिटी तक उसे अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है चिकित्सक की परामर्शानुसार मीन्स डॉक्टर के आदेशानुसार हमें उसका यूरिन एंड ब्लड एग्जामिनेशन कराना है। उसका न्यूट्रिशनल लेवल चेक करना है, एक्टिविटी टॉलरेंस चेक करना है कि उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन कितना है, वो कहीं वीक और लेजी फील तो नहीं कर रहा है। उसका एक्टिविटी टॉलरेंस देखना है, कितनी एक्टिविटी कर रहा है, कहीं लेजी तो नहीं है, बैठा रहता है या एक्टिविटीज़ कर रहा है। फिजिकल एक्टिविटी पे हमें ध्यान देना है। फिर हमें उसके कॉम्प्लिकेशंस देखने हैं, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस उसकी बॉडी में उस डिजीज़ की वजह से कॉज हो रहे हैं, उसका असेसमेंट करके एंड उसका ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट वन इज़ हमें उसकी एंजाइटी लेवल पता करनी है और उसको डिजीज़ के बारे में नॉलेज है या नहीं है, इस चीज़ों का भी हमें असेसमेंट करना है। एंजाइटी मीन्स होता है बेचैनी। कभी कभी डिजीज़ के कारण हमारी क्लिनिकल मेडिकल कंडीशंस के कारण हमें एंजाइटी होने लगती है, टेंशन होने लगती है। तो इन सब चीज़ों को असेसमेंट करके और फिर नेक्स्ट हमें उसको ट्रीट करना है। अगर हम नर्सिंग केयर प्लान की बात करें तो नर्सिंग केयर प्लान की प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। सबसे पहले हमें डायग्नोस करना होता है, देन हमें गोल सेट करना होता है, फिर हम गोल के अकॉर्डिंग उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एंड देन लास्ट वन हमें एवेल्यूएशन मेंशन करना पड़ता है कि हमने जो इंटरवेंशंस किए उसमें कौन से एवेल्यूएशंस निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान बनाया हुआ है ओलिग्यूरिया एंड एनीयूरिया पे। मीन्स अगर हमारी बॉडी में जो द्रव का आयतन है वो कम या ज़्यादा होता है तो उस सिचुएशन पर हमने हमारा डायग्नोसिस बनाया। तो डायग्नोसिस हम इस तरीके से लिखेंगे, द्रव आयतन की अधिकता रिलेटेड टू ओलिग्यूरिया एंड एनीयूरिया। फ्लूइड वॉल्यूम अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा कम हो रहा है तो उस बेसिस पर हमने डायग्नोसिस बनाया है। तो इसके लिए हमारा गोल बनता है पेशेंट का नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस बनाए रखना। पेशेंट की बॉडी में जो फ्लूइड का वॉल्यूम है उसे बैलेंस बनाकर रखना, ना ज़्यादा ना कम। तो उसके लिए हम इंटरवेंशन क्या करेंगे, तो फर्स्ट है रोगी का इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे। वो कितना इनटेक कर रहा है, कितना आउटपुट दे रहा है, उस चीज़ को हम मेंटेन करके रखेंगे। तो उससे हमें समझ में आएगा कि इनटेक करने के हिसाब से आउटपुट हो रहा है या नहीं, तो फिर हम उसे मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंड वन इज रोगी की डेली वेट का असेसमेंट करेंगे। एडिमा की वजह से जो वेट होता है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से हम उसका अगर डेली असेसमेंट करते हैं उसके वेट का तो हमें समझ में आएगा कि क्या सिचुएशन हो रही है। दैट्स वाई हमें उसका डेली वेट असेसमेंट करना है। थर्ड है रोगी को फ्लूइड ओवरलोड के लक्षणों की उपस्थिति के लिए क्लोजली मॉनिटर करना है। हमें पेशेंट को ऑल टाइम मॉनिटर करना है, सुबह शाम, ताकि उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो रहे हों तो हमें समझ में आ जाए। और अगर उसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड का ओवरलोड हो रहा है, फिल्ट्रेशन प्रॉपर ना होने की वजह से अगर फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है बॉडी में, तो भी हमें असेस करना है। उसके लिए हमें उसको क्लोजली मॉनिटर करना है, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, तो हम उसे डायरेटिक्स देकर और उसे ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट है रोगी को एडिमा की उपस्थिति के लिए क्लोजली मॉनिटर करना है। आवश्यकता अनुसार इनटेक ऑफ सोडियम रेस्ट्रिक्ट करना है, सोडियम कम से कम खाने के लिए उसे एडवाइस करनी है। नेक्स्ट है फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करना है, बिकॉज हमारा उसकी बॉडी का जो फिल्ट्रेशन है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमें उसे फ्लूइड कम से कम यूज़ करने के लिए सलाह देनी है।
रोगी को प्यास लगने पर आइस चिप्स और लेमन स्लाइस का यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो उसकी रिक्वायरमेंट है प्यास की, थेस्ट की, वो सफिशिएंट उसको एडिक्वेट अमाउंट में प्रॉपरली उसे मिल जाए। दैट्स वाई हमें उसे आई चिप्स देना है, ताकि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड है उसकी बॉडी में इनटेक ना हो। नेक्स्ट है चिकित्सीय परामर्शानुसार यूरिन आउटपुट इंक्रीज करने के लिए डायरेटिक्स ड्रग्स उसे प्रोवाइड करनी है। तो जब हमने उसके ऊपर ये सारे इंटरवेंशन कर दिए तो इवैल्यूएशन क्या निकलता है कि जो रोगी का फ्लूइड वॉल्यूम लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है या मेंटेन हो जाता है। तो ये हमारा नर्सिंग केयर प्लान फर्स्ट बना था फ्लूइड वॉल्यूम के ऊपर, एंड सेकंड हमने बनाया हुआ है एक्टिविटी इंटॉलरेंस। बिकॉज अगर पेशेंट डिजीज से सफ़र करता है तो जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, पेशेंट वीक फील करने लगते हैं, एंड ऐसे में वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो उस पर हमने डायग्नोसिस बनाया है गतिविधियों को सहन ना कर पाना तथा आसानी से थकान होना रिलेटेड टू बीमारी की प्रक्रिया, एक्टिविटी इंटॉलरेंस एंड इजीली फटीग रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। सो इसका गोल हमारा बनता है रोगी के एक्टिविटी लेवल को इम्प्रूव करना, उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसे बढ़ाना। तो इसके लिए हमने क्या इंटरवेंशन करना है, तो फर्स्ट है रोगी का एक्टिविटी इंटॉलरेंस लेवल चेक करना है, असेस करना है कि वो कितनी एक्टिविटी सुबह से लेकर शाम तक करता है, किस तरीके की एक्टिविटी करता है, मॉडरेट या हाई एनर्जी वाली एक्टिविटीज़ वो करता है, हमें ये असेस करना है। नेक्स्ट है डिजीज़ के एक्यूट फेज में रोगी को पर्याप्त बेड रेस्ट के लिए एनकरेज करना है। जब उसकी फर्स्ट स्टेज चल रही होती है डिजीज़ की तो उस टाइम पे हमें उसे प्रॉपर बेड रेस्ट देना है, एंड जैसे जैसे हम उसे ट्रीट करते जाते हैं वो रिहेबिलिटेट होते जाता है, तो हमें उसके लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए उसे एनकरेज करना है। नेक्स्ट है चिकित्सीय परामर्शानुसार सभी दवाइयाँ 5 सही नियमों का पालन करते हुए देना है। जो नर्सेस के जो रोल्स होते हैं 5 मेन रोल्स ड्रग्स के लिए, तो वो ये हैं राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट टाइम, राइट ड्रग एंड राइट रूट। तो ये जो 5 नियम हैं ड्रग को एडमिनिस्टर करने के, उन्हें फॉलो करते हुए हमें पेशेंट को दवाइयाँ देनी है। मतलब सही पेशेंट को हमें सही दवाई देनी है सही टाइम पे और सही रूट से। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल लेवल को मेंटेन करना है, उसके न्यूट्रिशनल लेवल पर भी प्रॉपर ध्यान देना है, क्योंकि न्यूट्रिशनल लेवल के कम होने की वजह से भी पेशेंट वीक एंड फटीग फील करते हैं एंड वो फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते। नेक्स्ट है रोगी की स्थिति में सुधार होने पर धीरे धीरे एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना है, जैसा कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट पे बताया था। फिर रोगी की एक्टिविटी करते समय एनर्जी कंजर्व करने के तरीकों के बारे में बताएं, जैसे किसी कार्य को बैठकर कर पाना संभव हो तो खड़े होकर करने की बजाय उसे बैठकर करने के लिए एनकरेज करें। तो वो अपनी एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकता है, कैसे बचा सकता है, उसे इस तरीके के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, ताकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो और उसमें उसको ज़्यादा एनर्जी भी यूज़ ना करनी पड़े। तो इन सब इंटरवेंशन से एवेल्यूएशन निकलता है कि हमने उसकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है और जो उसकी स्किन इंटीग्रिटी है उसे मेंटेन कर लिया है। तो हमने ये 2 टॉपिक्स पर, ये 2 डायग्नोसिस पर हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको कोई भी कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।